Hello, my dear students of 10th Standard English Medium. Once again, I welcome you back in my class of Social Science. और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है? और उस चैप्टर का ये 4th लेक्चर है. And in this lecture we are going to finish, we are going to conclude this chapter. Okay? आज हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर वो है पेज नंबर 124. While discussing this chapter, from page number 124 you have to keep your textbook in your hand. ठीक है? और आज का जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा वो है मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. जितने भी मैन-मेड और नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसका उपयोग करके जो फाइनेंशियल एक्टिविटी की जाती है देश का विकास करने के लिए और इंडिविजुअल और सोसाइटी का डेवलपमेंट या ग्रोथ करने के लिए, ठीक है? तो वो टेरिटरी में जो पर्टिकुलर माहौल पाया जाता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उसी को मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं. कहने का मतलब ये कि कोई भी कंट्री में जनरली 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है. ओके, वो तीनों को यहाँ पे लिखा गया, आपके टेक्स्ट बुक में भी है. मार्केट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. ये तीनों का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री में अगर हम जाएंगे इंक्लूडिंग इंडिया, ओके, तो बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम चलती है. तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए जो पर्टिकुलर पॉलिसी होती है या तो एक जनरल जो माहौल पाया जाता है, एटमॉस्फेयर जो पाया जाता है, ठीक है, तो वो वहां की सिस्टम कि कोई भी कंट्री में कुछ इस तरह से बिजनेस होता है, वो वहां के एटमॉस्फेयर से हमें पता चलता है. ओके, और उसी के आधार पे उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अंदाजा हम लगा सकते हैं. ओके, और ये सिस्टम्स जो है वो तीनों मेन है और सिचुएशन के मुताबिक जैसे समय आगे बढ़ता है उसमें चेंज होने का स्कोप है. ऐसा नहीं है कि परमानेंट लेवल पे कोई भी कंट्री कोई एक ही सिस्टम को फॉलो करता है. ओके, सिचुएशन जैसे डिमांड करती है, जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसमें चेंजेस आते रहते हैं. ठीक है, तो एक के बाद एक तीनों के बारे में हमें तीनों सिस्टम्स के बारे में, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस यानी कि उसके लिमिटेशंस, ये 3 चीजों का हमें जो है डिस्कशन इस लेक्चर में हमें करना है. ठीक है, आइए देखते हैं. सबसे पहले टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 124 जिसमें सबसे पहला सिस्टम है वो है मार्केट सिस्टम. ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि मार्केट सिस्टम को कौन से कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं. देयर आर सम एग्जांपल्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक लाइक अमेरिका एंड जापान, दोनों डेवलप्ड कंट्रीज हैं. ये दोनों कंट्रीज मार्केट सिस्टम को फॉलो करते हैं. अब मार्केट सिस्टम क्या है उसको समझना बहुत इजी है. मार्केट सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जहां पे कोई भी बिजनेस जो है वो प्रॉफिट को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रख के किया जाता है, ऐसी व्यवस्था को हम मार्केट सिस्टम कहते हैं. ओके, दैट इज द जनरल कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव फ्रॉम माय साइड. टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो डिटेल में लिखा है, लेकिन आपको कुछ यूं तरह से समझना है कि वहां पे गवर्नमेंट जो है उस एरिया में या तो वो कंट्री में सारे एंटरप्रेन्योर्स को, एंटरप्रेन्योर का मतलब हमने समझा था आगे कि एंटरप्रेन्योर यानी कौन होता है, वो इंसान जो बिजनेस शुरू करता है और उसके प्रॉफिट और लॉस का सारा रिस्क अपने ऊपर लेता है. ठीक है, कैपिटल जो है वो लैंड है, रिसोर्सेज, वो सारा वो एंटरप्रेन्योर जो है उसका कोलैबोरेशन करता है और बिजनेस स्टार्ट करता है. कई बार एंटरप्रेन्योर का एक ग्रुप भी होता है जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ मार्केट सिस्टम में गवर्नमेंट पूरी छूट देती है, ठीक है, बिजनेस पीपल को कि वो बिजनेस स्टार्टअप करके उसमें से प्रॉफिट कमा सके. ठीक है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का इंटेंशन ऐसा रहता है कि जो इंसान बिजनेस स्टार्टअप करते हैं और लाइक वो वहां से प्रॉफिट कमाते हैं तो उस प्रॉफिट से टैक्सेस के जरिए गवर्नमेंट को इनकम होती है.
एंड दैट्स व्हाई इन सो मेनी कंट्रीज द मार्केट सिस्टम इज प्रमोटेड, जिसमें इंडिविजुअल ग्रोथ भी होता है, सोसाइटी कैन आल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट, ओके, एंड टैक्स जनरेशन, द रेवेन्यू जनरेशन, गवर्नमेंट की इनकम जो है वो भी होती है। ये मार्केट सिस्टम है, एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, हर एक इंसान अपनी मर्जी से मन चाहे ढंग से वो बिजनेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड मात्रा में वो प्रोडक्शन भी कर सकते हैं ताकि उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता रहे और सामने गवर्नमेंट को टैक्स की इनकम मिलती रहे। कुछ इस तरह से ये सिस्टम चलता है, ओके। अब ये सिस्टम के जो फीचर्स हैं उसको 1 2 3 ऐसे नंबर देके लिस्ट आउट किए गए पेज नंबर 124 पे, आप देखिए, जिसको मैं टेक्स्ट बुक में से डायरेक्टली पढ़ रहा हूँ। फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम। अब मार्केट मैकेनिज्म की खासियत क्या है? नंबर 1, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इज आइदर इंडिविजुअल और प्राइवेट। जनरली सारे बिजनेसेस जो है वो इंडिविजुअल या प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं। उसका ओनरशिप, यानी उसको देसी लैंग्वेज में हम मालिकी हक ऐसा बोल सकते हैं, वो किसी एक इंसान के हाथ में होता है, या तो एक छोटा सा ग्रुप होता है जो पार्टनरशिप में मिलके वो सभी लोग बिजनेस करते हैं। दूसरा फीचर है प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन मार्केट सिस्टम, जो मैंने आपको आगे बताया वैसे ही कि बिजनेस को शुरू करने का प्राइमरी इंटेंशन एक ही होता है, दैट इज टू मेक एज मच प्रॉफिट एज वी कैन। थर्ड वन इज कंज्यूमर्स गेट गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस। इसमें कंज्यूमर्स के लिए फायदा ये है कि एक ही चीज को प्रोड्यूस करने वाली बहुत सारी कंपनियां होती हैं, इसलिए हमें कंज्यूमर्स यानी हम लोग जो बहुत सारी चीजें हर रोज के हिसाब से खरीदते रहते हैं मार्केट में से, तो उनको चॉइस करने का एक स्कोप मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मोबाइल फोन या टीवी खरीदना है तो वी नो दैट देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस। बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे प्राइस रेंज में मिलने वाले डिवाइसेस हैं, तो हमें जो फीचर्स चाहिए प्लस हमारे बजट के अनुसार वो जो प्राइस रेंज में आता है वो प्रोडक्ट, ठीक है, और जैसा क्वालिटी चाहिए वैसा क्वालिटी हम चॉइस करके खरीद सकते हैं, तो ये कंज्यूमर के लिए एक अच्छा बात है। देन गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इज नॉट देयर इन दिस सिस्टम, जो वो भी मैं आपको आगे बता चुका हूं कि गवर्नमेंट की ओर से एंटरप्रेन्योर्स को पूरी छूट दी जाती है कि वो अपने ढंग से वो बिजनेस कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल इतना ज्यादा उनके ऊपर, मार्केट के ऊपर उनका नहीं होता। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, ओके। रिसोर्सेज का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉफिट के अनुसार होता है, यानी जो एंटरप्रेन्योर को जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसके मुताबिक अगर ज्यादा प्रॉफिट होता है तो वो ज्यादा रिसोर्सेज अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए वो ऑब्टेन कर सकता है। जिसको कम प्रॉफिट होता है वो इतने ज्यादा रिसोर्सेज के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है, ऐसी बात है। और एंड द सिक्स्थ फीचर इज इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन व्हाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड, ठीक है। हर एक चीज के प्रोडक्शन, सेलिंग, बाइंग उसको करने के लिए प्राइस यानी उसकी कीमत उसको ध्यान में रखा जाता है हमेशा, ठीक है। मार्केट में दो तरीके के लोग मिलते हैं, एक होता है एंटरप्रेन्योर, दूसरा है कंज्यूमर्स यानी हम लोग, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर इस तरह से देखता है कि वो जो चीज उसका प्रोडक्शन करता है तो उसका उसे मेंटेनेंस कॉस्ट कितना पड़ता है, प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी कितनी होती है, और वो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद वो कितने प्राइस में उसको बेचेगा तब जाके उसको प्रॉफिट होगा। तो ये प्राइस जो है वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है मार्केट सिस्टम में। कंज्यूमर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंज्यूमर, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कोई भी चीज खरीदना है, अगर छोटा चीज है, अगर साबुन या टूथपेस्ट है या चाय है या तो कुकिंग ऑयल है, ऐसी नॉर्मल चीजें भी हमें खरीदनी होती है, तो उसमें भी हम प्राइस का एक
कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखते हैं। ठीक है, कौन सा साबुन या कौन सी टूथपेस्ट या कौन सी चाय जो है किफायती है प्राइस के हिसाब से, प्लस क्वालिटी वाइज अच्छी है, हम वैसी चीजों को खरीदने का कोशिश करते हैं। सो प्राइस मैकेनिज्म इज द सेंटर पॉइंट इन दिस सिस्टम मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है, अब उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो उसको भी कुछ 5 एडवांटेजेस यहाँ पे समझाए गए हैं पेज नंबर 125 में। फर्स्ट एडवांटेज इज इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड इन मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम में इकोनॉमिक फ्रीडम जो है पूरा मिलता है। गवर्नमेंट हर एक एंटरप्रेन्योर्स को छूट देती है अपने तरीके से बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एंड एफिशिएंसी। अगर कोई एंटरप्रेन्योर स्किलफुल है, इंटेलिजेंट है, उसको बिजनेस करने का बहुत अच्छा सा नॉलेज है, तो जितना भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल होता है तो उसको एफिशिएंट वे में यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको पूरा फ्रीडम मिला है अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए। थर्ड इज अबंडेंट प्रोडक्शन मे बी डन। जितना चाहे जो कोई भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, उसके अंदर जितनी ताकत है उतना वो चीजों का प्रोडक्शन कर सकता है। Next one is new explorations keep on taking place continuously in economy. As a result, economic development becomes fast. ये सिस्टम में जैसे टाइम आगे बढ़ता है, जैसे टेक्नोलॉजी हमें अलाउ करती है, ठीक है, उस तरह से नए नए एक्सप्लोरेशन, नई नई डिस्कवरीज, नए इनोवेशंस, नए रिसर्चेस होते रहते हैं और वो नए टेक्नोलॉजी और रिसर्चेस के जरिए बिजनेस को आगे बढ़ाने का स्कोप जो है वो भी एंटरप्रेन्योर्स के पास हमेशा अवेलेबल होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ थिंग्स इंप्रूव बिकॉज ऑफ कंपटीशन। मार्केट सिस्टम में जनरली क्योंकि सारे प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं, इसलिए कंपटीशन का एक माहौल रहता है। एक ही चीज को प्रोड्यूस करने वाली बहुत सारी कंपनियां होती हैं, इसलिए कंज्यूमर के पास हमेशा चॉइस रहता है और हर एक कंपनी को मालूम होता है कि अगर वो अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे तो कंज्यूमर्स उनके पास नहीं आएंगे, उनकी चीजें नहीं खरीदेंगे। इसलिए हर कोई कंपनी, वो चाहे LG हो, सैमसंग है या एप्पल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं ये, और दूसरी बहुत सारी कंपनियां जो अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करती है, वो ऐसा कोशिश करेगी कि जितना हो सके उतना ज्यादा क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करती है। तो कंपटीशन की वजह से कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स मिलती है मार्केट सिस्टम में, ये उसका बेनिफिट है। लेकिन इतने बेनिफिट्स के होने के बावजूद मार्केट सिस्टम जो है वो परफेक्ट नहीं है। सो देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको भी नंबर्स देके लिस्ट आउट किया गया है। देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस वी कैन से, जिसको मैं टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली पढ़ूंगा। नंबर 1 इज बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, commodities are produced in more quantity and production of luxurious commodities of basic requirement is neglected or reduced. ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे ख्याल से। ओके, मतलब है उसका कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रख के ही कमोडिटीज को प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए कंपनीज ऐसी कमोडिटीज को ज्यादा प्रमोट करती है जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है, यानी सोशल वेलफेयर को इसमें ध्यान में नहीं रखा जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सोसाइटी का बेनिफिट या सोशल वेलफेयर जो है उसको यहाँ पे ध्यान में नहीं रखा जाता है, और उसकी जगह पे लग्जूरियस आइटम्स जो कि बेसिक नीड्स में नहीं आती, ठीक है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहता है, इसलिए वैसी ही चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है मार्केट सिस्टम। ओके, और कई बार ऐसा होता है कि जो ऐसी सिस्टम है कि लग्जूरियस आइटम्स बहुत ज्यादा लेवल पे अवेलेबल होती है, जबकि बेसिक नीड्स की चीजें जो है मार्केट में कम देखने को मिलती है। एक्चुअली उसकी ज्यादा जरूरत है लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है।
और दूसरा ये भी है कि जो बिजनेसमैन है, जो कंपनी है, जो एंटरप्रेन्योर है, अगर उसके पास फाइनेंशियल बैकअप बहुत ज्यादा है तो वो एक साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो मार्केट का सर्वे करने के बाद उसको एडवांस में पता है कि वो अपनी कंपनी में जो चीजें प्रोड्यूस होती है उसकी डिमांड बहुत भारी है, इसलिए एक साथ में बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, उसका उत्पादन कर देगा और जैसे जैसे वो चीजें बिकती है वैसे उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है। लेकिन उसका कॉन्ट्रास्टिंग साइड भी देखना बहुत जरूरी है। क्या होगा अगर वो चीजें नहीं बिकेंगी तो फिर वो जो एंटरप्रेन्योर है वो आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाता है। उसकी प्रोड्यूस की गई चीजें वैसे की वैसी पड़ी रहती उसके गोडाउन में, वो बिकती नहीं है। ठीक है, सिचुएशन बहुत जल्दी से चेंज हो जाती है, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, कंज्यूमर्स के पास पैसे नहीं, मंदी का माहौल चल रहा है, they don't have that much of buying capacity as they had earlier, इसलिए सडनली उस चीज की डिमांड कम हो जाती है, जबकि वो एंटरप्रेन्योर ने, बिजनेसमैन ने ऑलरेडी बहुत सारी मात्रा में उसका प्रोडक्शन करके रखा है, लेकिन अब उसकी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है तो गोडाउन में पड़ी रहेगी, उसकी चीजें बिकेगी नहीं और इस तरह से एंटरप्रेन्योर को बहुत ही हैवी लॉस सहना पड़ता है। दूसरा ये है डिसएडवांटेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू द रूल ऑफ स्टेट, नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड। आइडियली ऐसा होना चाहिए कि सिस्टम में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होता तो एंटरप्रेन्योर, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया कि एंटरप्रेन्योर्स जिसके पास फाइनेंशियल बैकअप बहुत ज्यादा है तो वो अनलिमिटेड मात्रा में प्रोडक्शन करते रहेंगे, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत भारी मात्रा में वेस्ट होते हैं। ओके, तो ये उसका दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट मार्केट, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। कई बार प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनीज जो है वो बहुत खर्चे करती है, एडवर्टीजमेंट देती है, जैसे कि आप लोग टीवी में देखते होंगे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती है और उसमें सेलिब्रिटीज को वो लोग कास्ट करते हैं। विराट कोहली है, ऐश्वर्या राय है, अमिताभ बच्चन है, ठीक है, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सारे, अक्षय कुमार, ये सारे स्टार्स को अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट में वो लोग दिखाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये स्टार लोग जो है कंपनीज की ऐड करने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरे साइकिल को हमें समझना है कि ये जो करोड़ों रुपए जो कंपनी पे करती है ऐसे स्टार्स को, वो करोड़ों रुपए जो है वो उनका एक्सपेंडिचर है, लेकिन वही एक्सपेंडिचर वो किसके पास से वो वसूल करेगी? कंज्यूमर्स के पास से, यानी कि हमारे पास से। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर्स का इस सिस्टम में होता है। मान लो कि कोई भी चीज जो है, हम बहुत कॉमन एग्जांपल हम लेंगे कि कोई एक साबुन है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपनी को एक्चुअली 20 से 25 रुपए ही है, लेकिन वो बहुत ही हाई प्राइस में उसको फिर भी बेचेंगे, 50 रुपीज, 60 रुपीज। क्यों? क्योंकि उसके जो एक्सपेंडिचर्स में, उसके कंपनी का यूनिट जहां पे एक्सपेंडिचर होता है, प्रोडक्शन होता है, सैलरीज देनी होती है, वहां पे एम्प्लॉइज को, वहां पे बिजली का बिल भी लाखों रुपए में आता है, वो पे करना होता है। अगर जगह किराए पे रखी है, ठीक है, तो उसका रेंट देना होता है जो भी लाखों में होता है। और जैसे मैंने बताया कि जो उनकी ऐड करने के लिए जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको करोड़ों रुपए देने होते हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस तरह से बढ़ जाती है और वो कॉस्ट जो है वो हमारे पास से वसूल किया जाता है। और इसलिए 20 से 25 रुपए में जो चीज उसका प्रोडक्शन होता है उसको अल्टीमेटली डबल या ट्रिपल प्राइस में बेचा जाता है। ओके, तो प्रॉफिट कमाने का ये एक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या तो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी ओर से ये स्मार्ट वे है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्सेसिव प्राइस हम लोग पे करते हैं, इसलिए कंज्यूमर्स के लिए एक एक्सप्लॉयटेशन है।
ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। एक प्रैक्टिकल चीज है जो हर रोज के लेवल पे हम लोग इस चीज को हम देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कॉमन फैक्ट तो वही रहता है कि अगर डव साबुन की ये एड में कैटरीना कैफ या ऐश्वर्या राय आती है तो जरूरी नहीं कि वो दोनों एक्ट्रेसेस उसी साबुन को यूज करते होंगे, लेकिन फिर भी उनको देख के हम वो प्रोडक्ट जो कम्युनिटी है डव साबुन उसको हम मार्केट में से खुशी खुशी खरीदते हैं, जो कि महंगा भी आता है, लेकिन एट द सेम टाइम वी आल्सो अंडरस्टैंड कि क्वालिटी वाइज अच्छा होगा, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होगा क्योंकि बड़े बड़े एक्ट्रेसेस इसको प्रमोट करते हैं, वो यूज करते हैं, इसलिए हमें भी यूज करना चाहिए। दैट्स अ काइंड ऑफ एक लैक ऑफ नॉलेज की बात है यहाँ पे। हमारा कॉमन जो सेंस है उसके मुताबिक हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक्ट्रेसेस इन ये प्रोडक्ट्स को यूज करती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, हमारे बजट में कौन सा कमोडिटी ठीक रहता है क्वालिटी वाइज, हमारे स्किन का जो नेचर है उसके मुताबिक कौन सा साबुन हमारे लिए सही रहेगा, वो सारे फैक्टर्स को देख के हमें हमारा चॉइस करना चाहिए। लेकिन फिर भी लैक ऑफ नॉलेज दैट इज अ वाइटल पॉइंट, ठीक है, उसकी वजह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन इस सिस्टम में होता रहता है। Next disadvantage, due to centralization of property and income, there is increasing disparity of income. Okay, जो प्रॉपर्टी का सेंट्रलाइजेशन जो है वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में रहता है, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेस पीपल ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारा इनकम वो कमाते हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए वो आराम से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो खरीद लेते हैं, अपने ही इंडस्ट्रीज का वो एक्सपेंशन भी करते हैं, ठीक है। एक ही पर्सन या तो एक ही ग्रुप बहुत सारे बिजनेसेस एक साथ में कर रहा है, ठीक है, इसलिए डिस्पैरिटी देखा जाता है मार्केट में कि ऐसे बिजनेसमैन जिसके हाथ में बहुत सारा होल्ड है मार्केट के ऊपर, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका बिजनेस ठीक ठाक ढंग से नहीं चल रहा है और अपना जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन है उनको नहीं मिल पा रहा, लॉस हो रहा है और फ्रस्ट्रेट होके या तो लॉस से परेशान होके काफी बिजनेसमैन अपना बिजनेस को उनको बंद भी कर देना पड़ता है। तो एक तरह का देखा जाए तो डिस्पैरिटी है, इम्बैलेंस है इनकम में, मार्केट सिस्टम में। ओके, एंड देन देयर इज अनदर डिसएडवांटेज आल्सो, देयर इज अ फियर ऑफ मोनोपोली, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एक्सेट्रा। ओके, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका मोनोपोली मार्केट सिस्टम में देखने को मिलता है, बड़ी कंपनियां, बड़े बिजनेसमैन, और मोनोपोली के बदौलत वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ला देते हैं मार्केट में, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के अलावा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर वो भी देखने को मिलता है कि जो लेबर यानी कि जो सारे एम्प्लॉइज उनके वहां पर काम करते हैं, ठीक है, उनको जितना वो डिजर्व करते हैं उतना सैलरी नहीं देते हैं, उससे कम सैलरी देते हैं, फिर भी मजबूरी के हिसाब से उनको वहां पे काम फिर भी करना पड़ता है। सो देयर आर सो मेनी केसेस ऑफ the exploitation of the manpower, exploitation of labor is also okay। तो ये था मार्केट सिस्टम के बारे में। अब हम दूसरा देखेंगे सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो जनरली नाम के मुताबिक मैं आपको समझाऊंगा कि सोसाइटी के वेलफेयर को ध्यान में रख के इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अगर दिया जाए तो चाइना और रशिया ये सिस्टम चलती है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट जो है सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। कोई भी बिजनेस अगर आप वहां पे करना चाहते हो तो गवर्नमेंट के पास से मंजूरी लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, और गवर्नमेंट ये देखती है कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है कि नहीं है, सोसाइटी को इससे फायदा है कि नहीं है, ठीक है। अगर हाँ तो आपको परमिशन मिलेगी, इफ नो यू विल नॉट गेट परमिशन। सो यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं, प्रॉफिट ऑब्वियसली इसमें भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें सोशल वेलफेयर है। सोशल वेलफेयर अगर होता है आपके बिजनेस के जरिए तो
आपको परमिशन मिलती है बिजनेस करने के लिए, वरना नहीं मिलती है। इसका साफ मतलब ये भी है कि अनलाइक मार्केट सिस्टम में वो फीचर देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। आपका ही बिजनेस है, प्रॉफिट भी आपको मिलना है, लेकिन फिर भी आपके बिजनेस के ऊपर या तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका इंडस्ट्रियल यूनिट है, या इवन आपके जो एम्प्लॉइज हैं, आपका प्रोडक्शन करने का जो फ्रीक्वेंसी है, वो सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं, जहां पे गवर्नमेंट का सिर्फ मेन जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो सोशल वेलफेयर ही रहता है। तो सारी चीजें जो एज अ बिजनेस पर्सन आप सारी चीजें जो ओन करते हो, आपके एम्प्लॉइज, आपकी मशीनरी, आपका इंडस्ट्रियल यूनिट, उन सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो मार्केट सिस्टम से काफी खिलाफ है ये सिस्टम, बहुत ही ऑपोजिट टाइप का ये सिस्टम है, सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक है, जहां पे सोशल वेलफेयर और उसके बाद में प्रॉफिट वो ऑब्वियसली वो आता है। ठीक है, तो ये सिस्टम के जो मेन फीचर्स हैं वो हम देखेंगे पेज नंबर 125 में नीचे 1 2 3 करके लिस्ट आउट किए गए हैं। फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। नंबर 1, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट। यहाँ पे द स्टेट, वो वर्ड का मीनिंग आपको समझना है गवर्नमेंट। ठीक है, उसका लिटरल मीनिंग हमें नहीं समझना है, स्टेट का मतलब यहाँ पे समझना है हमें गवर्नमेंट। यानी कि आपके सपोज आप वहां पे चाइना या रशिया जैसे कंट्री में अगर आप वहां पे बिजनेसमैन हो, तो आपके रिसोर्सेज का ओनरशिप आधा आपके पास रहता है, आधा गवर्नमेंट के पास रहता है। ठीक है, सेकेंड, ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट। इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लिया जाता है। मार्केट सिस्टम में हमने देखा था कि इंसान के अंदर जितनी ताकत है उतना प्रोडक्शन कर सकता है उसकी कमोडिटीज का। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको कितना प्रोडक्शन करना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अनलिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज यू कैन नॉट डू एज एन एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। थर्ड वन इज रादर देन प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि बहुत ही ऑब्वियस और फॉरमोस्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न है इस सिस्टम में, कि प्रॉफिट नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोशल वेलफेयर होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज लेबरर्स आर पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क। ओके, यहाँ पे लेबरर्स यानी कि एम्प्लॉइज जो है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करते हैं, उनके वर्क के बदले में गवर्नमेंट उनको सैलरी प्रोवाइड करती है। और यानी बिजनेस ओनर सैलरी प्रोवाइड नहीं करता है, गवर्नमेंट उनको सैलरी प्रोवाइड करती है। बिजनेस ओनर जो प्रॉफिट कमाता है उसके प्रॉफिट में से उसको फिर शेयर देना पड़ता है गवर्नमेंट को। ये अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या है? तो benefits are given on page number 126. First one is because of production according to the requirement of society, unimportant and luxurious items are not produced. This is very important benefit. ठीक है, मार्केट सिस्टम में हमने देखा था कि जो रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं, जो जिसकी बेसिक नीड्स हैं सोसाइटी को, वैसी चीजें कई बार वहां पे प्रोड्यूस नहीं की जाती है, तो उसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। इसलिए business people are not so much encouraged to produce those kind of things. लेकिन यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट चीजें, ठीक है, उसको जैसे कि लग्जूरियस आइटम कोई भी है, कार्स है, सुपर कार्स है, लग्जूरियस कार्स है, स्मार्ट टीवीज एक्सेट्रा, ठीक है, वो बेसिक नीड्स में नहीं आता, वो लग्जूरियस चीजें मानी जाती है। उसको उसका प्रोडक्शन सोशलिस्ट सिस्टम में कम होता है, यानी कि प्रायोरिटी होता जरूर है, लेकिन प्रायोरिटी वैसी चीजों के प्रोडक्शन को दी जाती है जो कि हर एक इंसान को चाहिए। ओके, द थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, वैसी चीजों के प्रोडक्शन को ज्यादा एनकरेजमेंट दिया जाता है। द सेकेंड वन इज सेकेंड बेनिफिट, as the decisions related to production are taken by the state, so wastage of resources is not here.
ओके, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि मार्केट सिस्टम में हमने देखा था कि कई बार बहुत एक्सेसिव वे में प्रोडक्शन कुछ एंटरप्रेन्योर्स कर लेते हैं, इसलिए वहां पे रिसोर्सेज का वेस्टेज होता हुआ हमें देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, सोसाइटी का जो रिक्वायरमेंट होती है उसको, उसके ऊपर उनकी लगातार नजर रहती है, इसलिए कितना प्रोडक्शन करना है वो पूरा रेगुलेशन गवर्नमेंट करती है, यानी जितना जरूरी है उतना ही कमोडिटीज का प्रोडक्शन होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। सो दैट वे रिसोर्सेज को जो है वो बचाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिपोर्ट। यहाँ पे इनकम का डिस्पैरिटी नहीं देखने को मिलता है। मार्केट सिस्टम में हमने देखा था कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स बहुत रिच होते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, लगभग सारे एंटरप्रेन्योर्स या सारे बिजनेसमैन जो है उनका एक इक्वल स्टेटस, आर्थिक रूप से इक्वल स्टेटस मेंटेन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। यहाँ पे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि उनको जो चीजें चाहिए वो चीजें आराम से मार्केट में अवेलेबल होती है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होने की वजह से जो कुछ डिसाइसिव फैक्टर्स है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस तय करना, वो सारा जो है वो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, इसलिए फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन जो है वो कंज्यूमर का नहीं होता है इस सिस्टम में। ठीक है, तो इतने अच्छे बेनिफिट्स है सोशलिस्ट सिस्टम में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम के भी कुछ डिसएडवांटेजेस या तो लिमिटेशंस हैं। अब हम सोशलिस्ट सिस्टम के लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, as the resources of productions are owned by the state, people do not get encouragement and motivation to increase production. यहाँ पे बहुत ज्यादा कई बार ऐसा लगता है जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, खास करके उनको, कि गवर्नमेंट का कुछ ज्यादा हद तक, कुछ ज्यादा ही उनके ऊपर कंट्रोल है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाने का उनके अंदर कोई उत्साह नहीं होता है और इसलिए उनका प्रॉफिट भी लिमिटेड रहता है। वो जितना चाहे उतना वो अर्निंग नहीं कर सकते। सो दैट्स वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज। और ये डिसएडवांटेज की वजह से काफी बिजनेसमैन जो है वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन फिर ये लिमिटेशन को ध्यान में रख के शायद वो अपना जो डिसीजन है वो चेंज भी कर सकते हैं। Second one is due to lack of competition, contest and research do not get momentum in the economy. ये टाइप की इकोनॉमी में रिसर्च होने का जो स्कोप है वो भी कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस बहुत एग्रेसिव तरीके से नहीं किया जाता है। अगर रिसर्च या तो कोई नया इनोवेशन या डिस्कवरी अगर किया जाता है तो वो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। इसलिए कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने आप से कोई नया रिसर्च करने के लिए उत्साहित नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज देयर इज अ लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन दिस सिस्टम। यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होता है। ओके, बिजनेस चाहे आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी जैसा कि बार बार इसमें बताया गया है कि स्टेट का या तो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, इसलिए आपको फ्रीडम नहीं मिलता है। आप हालांकि बिजनेस पर्सन, इंडिविजुअल, आपका खुद का बिजनेस कर रहे हो, आप ही का बिजनेस है, बट स्टिल बिकॉज इट इज ओन्ड बाय द स्टेट आल्सो you do not have individual freedom. Next one is because of complete interference of state there is a fear of bureaucracy. Okay, यहाँ पे स्टेट का इंटरफियरेंस बहुत रहता है, कंट्रोल स्टेट का रहता है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी का भी एक पॉसिबिलिटी है जो कि एक नेगेटिव फैक्टर है। ओके, ब्यूरोक्रेसी का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी यानी किसी मंत्री या तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या तो हाई पोस्ट पे काम करने वाला जो कोई इंसान होता है, उसके इशारों पे अगर आपको कंपल्सरी काम करना पड़े तो उस चीज को, ऐसी सिचुएशन को हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं।
तो ये एक पॉसिबिलिटी रहती है सोशलिस्ट सिस्टम में कि जहां पे किसी नेता या किसी हाई ऑफिशियल के दबाव में आपको काम करना पड़े। सो एक टाइप का एक तरह से देखा जाए तो एक टाइप का एक करप्शन है, तो वैसा सोशलिस्ट सिस्टम में देखने को मिलता है। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो इसी डिसएडवांटेजेस को यानी सोशलिस्ट सिस्टम और मार्केट सिस्टम दोनों का हमने देख लिया। दोनों सिस्टम के बेनिफिट्स हैं लेकिन दोनों के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो ये लिमिटेशंस दोनों सिस्टम के दूर करने के लिए तीसरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है मार्केट में, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है। मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम से उसका मीनिंग क्लियर है कि दोनों सिस्टम जो है, मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम, दोनों के अच्छे फीचर्स को मिला के जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है कंट्री में या रीजन में, उसी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम attempts at removing the limitation of market system and socialist system and tries to assimilate in it good elements of both system। तो जो मैंने बताया उसी का ये यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों सिस्टम के अच्छे एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है वही है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली बिजनेसेस का अगर हम बात करें तो दो टाइप के सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स के अंडर में जो बिजनेसेस आते हैं वो वैसे होते हैं जो इंडिविजुअल, उसके ओनर जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, तो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, वो होते हैं जिसको हम प्राइवेट बिजनेस कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस सिस्टम के अंदर सोशलिस्ट सिस्टम का भी फीचर है, इसलिए कुछ बिजनेसेस के ऊपर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, ओके, जिसको हम पब्लिक सेक्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी पब्लिक का भला देखते हुए, पब्लिक वेलफेयर को देखते हुए कुछ बिजनेसेस के ऊपर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल क्लेम करती है, या तो गवर्नमेंट खुद ऐसा इनिशिएट करती है कि किसी प्राइवेट बिजनेस ओनर के साथ मिलके, ठीक है, उसके साथ मिलके वो गवर्नमेंट खुद एक बिजनेस स्टार्ट करती है जिसमें कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का रहता है, कुछ हिस्सा प्राइवेट बिजनेस पर्सन या बिजनेस पर्संस का होता है। सो ऐसी व्यवस्था को पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। तो दोनों चीजें जहां पे प्राइवेट ओनरशिप और पब्लिक सेक्टर देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम के दोनों के फीचर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो काफी लिमिटेशंस इससे दूर हो जाती है और इम्पोर्टेंट प्लेस जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक प्लानिंग को यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट कमाने का पूरा स्कोप बिजनेस ओनर्स को भी दिया जाता है और साथ ही साथ में गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कंट्रोल मार्केट के ऊपर रखती है, ठीक है। तो जनरली गवर्नमेंट का एक भले ही छोटा सा लेकिन एक अहम रोल रहता है कि जो रिसोर्सेस है उसका किस तरह से यूज, किस तरह से उपयोग करना है, या तो उसके ऊपर किस तरह से रेगुलेशन रखना है अपनी ओर से, ठीक है। उस एरिया में गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल रहता है, राइट। सो इट इज द काइंड ऑफ प्रिवेलिंग सिस्टम। हम ये कह सकते हैं कि काफी सारे कंट्रीज ऐसे हैं, दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे स्पष्ट रूप से सोशलिस्ट सिस्टम नहीं चल रहा है, एकदम क्लियर मैनर में मार्केट सिस्टम भी नहीं चल रहा है, लेकिन दोनों का मिला जुला असर जो है ये मिक्स्ड इकोनॉमी वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस तो देखने को मिलती ही है मिक्स सिस्टम होने के बावजूद। यहाँ पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ पर दोनों सिस्टम की जो मार्केट और सोशलिस्ट दोनों की लिमिटेशन को कम किया जाए या तो दूर किया जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी है या तो फिर मोनोपोली का इश्यूज जो है वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी में देखने को मिलता है। सो स्टिल हम ये कह सकते हैं कि दोनों के मुकाबले, मार्केट और सोशलिस्ट सिस्टम के मुकाबले अच्छी एक बेटर व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन एक 100% ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पे
कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशंस यहाँ पे भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बुक के लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया है कि कई बार प्राइवेट सेक्टर में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, ओके, यानी प्राइवेट बिजनेस ओनर और गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट की ओर से ऐसे मिक्स्ड इकोनॉमी वाले रीजन में बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। देन लो रेट ऑफ ग्रोथ, ओके, आर्थिक जो ग्रोथ होता है उसमें होता जरूर है लेकिन उसका जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, ओके। और ये अंत में हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसमें भी काफी सारे सुधार हम जो है वो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश सारी गवर्नमेंट्स धीरे धीरे कर रही हैं। एंड राइट नाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी द आइडियली बेस्ट situation in the market, mixed economy, and therefore most of the countries in the world are following mixed economy, क्योंकि उसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस के मुकाबले उसके बेनिफिट्स जो है वो ज्यादा है, इसलिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये लेसन जो है वो खत्म होता है। आपको मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि ये लेसन आपको 2 से 3 बार जरूर पढ़ना है, ठीक है। और उसके नोट्स के लिए आप या तो कैंप पब्लिकेशन, ठीक है, या तो फिर ओशन पब्लिकेशन का रेफरेंस बुक आप प्रेफर कर सकते हो और उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इन द टाइमली मैनर यू शुड कंप्लीट दिस वर्क एंड वी ऑल नो दैट यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम फॉर डूइंग दिस, सो डू नॉट इग्नोर दिस, ठीक है। आपको अपनी तैयारी के लिए एक अच्छा सा नोटबुक बनाना है और उसमें ये एक्सरसाइज जो है वो करना है, ओके। अब इस लेसन के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली कन्वे इट टू मी, अदरवाइज दिस चैप्टर इज ओवर एज ऑफ नाउ। थैंक यू वेरी मच एंड यू हैव अ वंडरफुल डे।